हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड्स। और जैसे लेक्चर फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10th चैप्टर है हमारा ये। इस चैप्टर में हमने पहले ही पढ़ा था क्या, कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था हमने। कुछ केमिकल रिएक्शन जो डेली लाइफ में हम देखते हैं अक्सर, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं चैप्टर में, हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर किया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। उसके अलावा कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स थे हमारे, उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज हम जो पढ़ने आ रहे हैं, आज पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि हम किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो कुछ हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे क्या हो सकता है चेंजेस, किस कभी भी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो क्या होगा वहाँ पर, हो सकता है प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहे हो। सपोज एक हमारे पास यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, ये ठीक है ना। अब ये टेस्ट ट्यूब हम लैब में जा रहे हैं, सपोज आप लोग लैब में गए, लैब में जाने के बाद बच्चे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद हम कैसे कंफर्म करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स होंगे जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं। बहुत कॉमन जो हम सोचते हैं हमेशा, क्या सोचते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, केमिकल रिएक्शन होगी तो गैसेज बाहर निकल रही होगी, उससे कलर चेंज हो रहा होगा वहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे होंगे वहाँ पर। ठीक है ना, इसके अलावा हो सकता है हीट रिलीज कर रहा हो वहाँ पर, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो। ठीक है ना, ये सारे फीचर्स ही तो होते हैं जितने भी हैं। तो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा वहाँ पर। उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास जो ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, देखो हो सकता है यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो। यहाँ पर चेंज इन स्टेट मतलब समझ गए ना, सॉलिड लिक्विड गैसेज, ये स्टेट्स आपस में क्या हो रही होंगी, चेंजेस हो रही होंगी यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं चेंज इन कलर, दूसरा पॉइंट हमारे पास है चेंज इन कलर। हो सकता है जैसे सपोज हमारे पास पहले यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर कलर जो यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है हमें यहाँ पर ये, ठीक है। हो सकता है रिएक्शन होने के बाद यहीं पर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर कैसे दिख जाए यहाँ पर, ये यहीं पर ये ऑब्जर्व होने लग जाए कि यहाँ पर रेड कलर आ रहा है, धीरे धीरे रेड कलर बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात समझ लें क्या होगा कि कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो कलर भी चेंज हो सकता है, ये भी एक एग्जाम्पल है। अभी डिटेल में स्टडी करेंगे हम सबके जितने भी पॉइंट होंगे हमारे। फिर इसके अलावा देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है कि गैस इवॉल्व हो रही हो, यहाँ से सपोज रिएक्शन चलेगी तो इसके अंदर गैस इवॉल्व हो सकती है यहाँ से, जैसे हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, बहुत सारी गैसेज ऐसी होंगी कलर आता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा हमारे पास, वो फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती है वहाँ पे। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल आती है SO2 के अंदर से, वो कन्फर्मेशन भी करता है रिएक्शन का कि किस चीज़ को बर्न किया है हमने। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो और क्या ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होगा, रिएक्शन जब हम करेंगे हो सकता है वो हीट कर रही हो वहाँ पे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब कर रही हो सपोज वहाँ पर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जहाँ पर। ठीक है ना, और क्या होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, पीपीटी फॉर्मेशन मतलब प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रिसिपिटेट बनेंगे यहाँ पर। ऐसा हो सकता है जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर इनसोलेबल सब्सटेंस बन जाए इस तरह से। हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखो इसके अंदर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा, इनसोलेबल, इनसोलेबल सब्सटेंस बन जाएगा यहाँ पर। जो इनसोलेबल सब्सटेंस बनेगा और डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं इसके अंदर यहाँ पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, उसे बोलते हैं हम यहाँ पर जो है प्रिसिपिटेट। जैसे मिल्क का कोगुलेट होना, ये बेसिक से हमारे पास जो है 5 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, देखो लिखा ए केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड, एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये सारी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, कौन कौन सी है, पहला क्या है हमारे पास, चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या है हमारे पास, चेंज इन कलर, तीसरा कौन सा हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, और क्या हो सकता है फोर्थ हमारे पास क्या फीचर है यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है, चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं डिटेल में, सबके एक दो दो एग्जाम्पल्स करेंगे हम, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बातें सब समझ गए होंगे यहाँ पर। देखो स्टेट चेंज, ये सारे फीचर्स जितने भी हैं तो ऑब्जर्वेशन है ये। जब लैब में जाओगे अगर ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। सपोज हम, मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, हम लैब में जा रहे हैं, अब एक लैब के अंदर एक कंटेनर रखा हुआ है, यहाँ पर उस कंटेनर के अंदर एक एसिड है। अब वो एसिड जो रखा हुआ है ना, ये एसिड रखा हुआ है, अब जब इसे देखते हैं, प्योर एसिड रखा हुआ है सपोज यहाँ पर, ये इस एसिड में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज नहीं हो रही वहाँ पर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रही है वहाँ पर। समझ गए ना, तो केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे जरूर यहाँ पर। ठीक है, तो हम शुरुआत कर देखो स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, हम इवोल्यूशन ऑफ गैस से लेके चलेंगे यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, सब एनसीईआरटी से कवर करेंगे अच्छी तरह से। एनसीईआरटी हमें
लाइन टू लाइन पढ़नी है पूरी की पूरी कंप्लीट। एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटीज करनी है और एनसीईआरटी से हमें जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन लगाने हैं, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स सारे कवर करने हैं हमें। देखो अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कैसे कि उनसे क्या निकलता है, उनसे गैसेस बाहर निकलती हैं। ठीक है ना। नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे मेरे, नोट्स जितने अच्छे से लिखोगे उतनी अच्छी तुम्हारी स्टडी होगी। ठीक है ना। some chemical reactions are identified by the evolution of gas, evolution of gas, evolution of gas होंगे उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे गैसेस कौन कौन सी हो सकती है, सपोज जैसे हाइड्रोजन हो सकती है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, जैसे यहाँ पर CO2 हो सकती है। ठीक है ना। बहुत सारी गैसेस निकल सकती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट होगी। NO2 हो सकती है यहाँ पर ये। ठीक है ना। तो क्या होगा जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है ऐसा हो वहाँ पर कैसा कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर से गैसेज रिलीज हो रही होंगी वहाँ पर। ठीक है ना। तो हमें कुछ एग्जाम्पल समझने हैं इसके। देखो क्या होगा, हमारे पास 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन 5 करेक्टरिस्टिक में हम हर एक करेक्टरिस्टिक के 2 या 3 एग्जाम्पल याद करके चलेंगे अच्छी तरह से, और वही एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है पहले, फिर उसके बाद आगे के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। ठीक है। अब देखो समझते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट समझ गए तुम, यहाँ पर क्या होगा, सम केमिकल रिएक्शन आर आइडेंटिफाइड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेज लाइक हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। ये एरो लगता है, इसका मतलब गैसेज बनी है यहाँ पे। ठीक है। इसी को समझना है यहाँ पे। अभी हमें देखो समझेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम। देखो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, जब भी हम क्या करते हैं, व्हेन मेटल्स react with, when metals react with acid, react with acid, they form हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पर कब, जब क्या होगा, जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में। ठीक है ना। सारे एसिड और मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे हम, वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड का एक्सेप्शन आएगा भी एक। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात होगी, हमारे पास एसिड होंगे, उस एसिड में हम मेटल डिजोल्व करते हैं, मेटल डालते हैं उसके अंदर यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या बनता है, सोल्ट बनता है ना, और प्लस साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो ये बात याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे कि क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ, याद रखेंगे अच्छी तरह से। जब भी एसिड में क्या करते हैं हम, एसिड में मेटल डिजोल्व करते हैं, मेटल डालते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पे। अब इसी चीज के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात समझते हैं हम। एग्जाम्पल्स हमें क्या करने हैं, याद तो करने नहीं इस तरह से, हमें समझनी है चीजें यहाँ पर। देखो क्या होगा, अब हमें कुछ एसिड के एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल याद करने होंगे हमें, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन अच्छी तरह से लिख सकते हैं सारी की सारी। देखो कुछ रिएक्शन लिख के देखेंगे यहाँ पर हम। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ जो है एग्जाम्पल बताता हूँ एसिड के, ये साइड में लिख रहा हूँ मैं, इन्हें याद कर लेना अच्छी तरह से, ये काम आएंगे तुम्हारे। जैसे हमारे पास यहाँ पर HCl बहुत कॉमन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। ये बनता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा हमारा ये। ठीक है। दूसरा हमारे पास जैसे बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव बनेगा। देखो वैलेंसी मैंने तुम्हें लिखवाई थी पहले, जो लेक्चर फर्स्ट था हमारा, वहाँ पे फॉर्मूला मेकिंग बताया था, उस फॉर्मूला मेकिंग में ये सब चीज लिखी हुई है वहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा देखो जैसे हम बात करते हैं, एक एसिड हुआ, 2 एसिड, तीसरा एसिड हमारे पास नाइट्रिक एसिड, जैसे HNO3 ये बनेगा H पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव। ये कुछ एसिड याद कर लेंगे फिलहाल के लिए हम, और कुछ मेटल्स भी याद कर लें। ये तो हमारे एसिड हो गए, यहाँ पर कुछ मेटल्स भी हम यहाँ पर याद कर लेंगे ताकि उनकी रिएक्शन कर सके यहाँ पे हम। मेटल्स देखो जैसे बात करते हैं, हमारे पास है Zn जिंक। ठीक है ना। जिंक हमारा होता है कितना, 2 पॉजिटिव। जैसे हमारे पास है कॉपर 2 पॉजिटिव। जैसे बात करते हैं हम सोडियम +1। ठीक है ना। ये हमारे पास मेटल्स है। जैसे एल्यूमिनियम +3। ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है। Pb हमारे पास है +2 एक्सेट्रा, ये हम पहले पढ़ चुके सारा का सारा जितना भी है। अब करना क्या हमें यहाँ पर, हमें ये ऑब्जर्व करना था, हमने जो लिखा था हमारे याद है, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि हमारे पास जब एसिड हो गए हमारे, वे एसिड जब भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में,
तो क्या प्रोड्यूस करते हैं वे बनाएंगे सोल्ट। क्या बनाएंगे? सोल्ट। और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, तुम याद कर लो, उससे कुछ फायदा नहीं है। अब मेरे पास जो तीन मेरे पास एसिड है, मेटल्स मेरे पास 5-6 मेटल्स मेरे पास है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, 15 या 20 रिएक्शन हम लिख सकते हैं बना करके। ठीक है ना। और भी हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वहां से लिख के लिख सकते हैं, है ना। देखो समझते हैं। देखो एसिड लिया, सपोज एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम। लेंगे सपोज यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है हमारा। देखो वहन HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, जिंक मेटल। ठीक है ना। इट प्रोड्यूस सोल्ट, सोल्ट बनता है ZnCl2 का, एंड हाइड्रोजन गैस, देखो लिखेंगे तो कैसे होगा रिएक्शन में, देखो समझो। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? एसिड। एसिड लिया हमने कौन सा? HCl। हमने लिया यहाँ पर HCl प्लस साथ में ले रहे हैं Zn, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स, और उस जिंक को हमने रब कर रखा सैंड पेपर पे, ताकि उसका सरफेस रफ हो जाए, वो बहुत इजीली रिएक्शन कर सके, फास्ट रेट पर रिएक्शन कर सके वो। ठीक है ना। देखो यहाँ पर HCl है हमारे पास, यहाँ पर Zn है हमारे पास। रिएक्शन क्या होगी? देखो ये दो पार्ट में टूट जाएगा हमारे पास, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और Zn बनाएगा कितना? Zn2 पॉजिटिव। तो फॉर्मूला मेकिंग हमें आती है। फॉर्मूला मेकिंग समझाया था मैंने, कैसे करेंगे हम। देखो एक बात समझते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाया था हमने यहाँ पर। अगर मेरे पास यहाँ पर जो है, ये मेरे पास क्लोरीन है, Zn है, ये -1, ये +2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ZnCl2। क्या बन रहा है यहाँ पर? ZnCl2। तो यहाँ पर क्लोरीन तो एक है, इसे बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन बचे हमारे पास, ये रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस बन गई यहाँ पर। कैसे करा? आयनिक फॉर्म में ब्रेक कर लिया हमने यहाँ पर, और फॉर्मूला बना लिया इस तरह से। फॉर्मूला मेकिंग कर लेना एक बार अच्छी तरह से। एक बार फॉर्मूला मेकिंग हो जाएगा तो बहुत आसान पड़ जाएगा तुम्हें, कैलकुलेशन या जितनी भी तुम्हें फॉर्मूलेज बनाने हैं ना, बहुत आसान पड़ जाएंगे सारे। तो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल करा हमने। क्या करा? जब हमने एसिड लिया जैसे कि HCl, उसके अंदर एक मेटल डिजोल्व किया जैसे कि जिंक, है ना, तो वहाँ क्या फॉर्म करता है? एक तो सोल्ट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है यहाँ पर? एक तो सोल्ट फॉर्म करता है, प्लस साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पे। देखो समझेंगे इसे भी हम, और समझेंगे यहाँ पर। सपोज इसे एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेरिमेंटली समझते हैं यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन गैस है हमारी, देखो जितनी भी गैसेज निकलती है ना, उन गैसेज की मदद से तुम ये पता लगा सकते हो कि बर्न होने वाला सब्सटेंस क्या हो सकता है, या जिस सब्सटेंस की रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या हो सकता है। वहाँ पे कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, हाइड्रोजन की कुछ बात याद रखना देखो अच्छी तरह से। हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन जो है हमारे पास, ये जो है ना, हाईली फ्लेमेबल गैस है, बहुत तेजी से जलती है ये। ठीक है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ना, वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी कितनी? 150 किलो जूल, है ना, 150 किलो जूल पर ग्राम। तो सिंपल सी बात है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाइड्रोजन की 150 किलो जूल पर ग्राम है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है हमारे यहाँ पर इसकी। इसका मतलब समझ के क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस कितनी एनर्जी करेगा? प्रोड्यूस 150 किलो जूल एनर्जी। ठीक है ना, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जबकि मैं इसे कंपेयर करूँ पेट्रोल से अगर, तो पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल हमारा जब यूज करते हैं बाइक में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो पेट्रोल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है कितनी? 55 किलो जूल, 55 किलो जूल पर ग्राम। इसका मतलब ये होगा कि 1 ग्राम पेट्रोल जो है हमारा, 1 ग्राम पेट्रोल से जो है हमारा कितना? 55 किलो जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस। तो सिंपल सी बात समझो यहाँ पर भाई, सिंपल सी बात ये देखने को मिल रहा है कि एनर्जी जो है हमारी पेट्रोल से भी 3 गुना ज्यादा है अप्रोक्स में, है ना। तो एक बात समझ गए यहाँ पे कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। फिर जब ये बर्न करेगा ना, ये बर्न जो करता है फास्ट करता है, बहुत ज्यादा, हाईली फ्लेमेबल है। कैसा होगा? हाईली फ्लेमेबल इन नेचर, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है नेचर में, आग पकड़ता है बहुत तेजी से। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है हमें यहाँ पर। तो इसी वजह से देखो क्या होगा, जब भी तुम हाइड्रोजन के बबल्स जैसे है ना, अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, हाइड्रोजन को एक बबल्स के अंदर ऐसे ट्रैप कर लें। यहाँ पे ये हाइड्रोजन लिया हमने, है ना, हाइड्रोजन लेकर के हमने ये फिल है इसके अंदर हाइड्रोजन यहाँ पर एक बैलून के अंदर, या फिर हम बात करें यहाँ पर एक बबल है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उस हाइड्रोजन को हम जो है बर्न कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम इसे बर्न कर रहे हैं यहाँ पर। देखो ऐसे, ये कैंडल लेके आ गए इसके पास में, हम कैंडल लाके जब बर्न करेंगे तो ये क्या करता है, ये इतनी तेजी से बर्स्ट करेगा, यहाँ पर एकदम से ब्लास्ट करेगा, ये फट जाएगा ऐसे,
और फटने पे क्या करता है, पॉप साउंड क्रिएट करता है। ठीक है ना, क्या करेगा ये, पॉप साउंड बनाएगा बहुत तेजी से। यहाँ पर अगर कोई गैस बर्न हो रही है इस तरह से बलून में, तो पॉप साउंड क्रिएट करती है, तो समझ जाओ उसके अंदर हाइड्रोजन होने के चांसेस ही होंगे, क्योंकि इतनी फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन ही है हमारी। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब एक बात देखो, ये याद रखना, हाइड्रोजन जो है हमारा, और पॉइंट भी याद रखने छोटे से, कि कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है इसकी, हाइड्रोजन जो है बर्न कैसे करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के बारे में एक पॉइंट याद कर लो, ये आगे काम आएगा हमारे, इसे हम फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं हम इसे यहाँ पर। और इसके अलावा रॉकेट फ्यूल है, कैसा है, रॉकेट फ्यूल है यहाँ पर, रॉकेट फ्यूल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रॉकेट फ्यूल भी है। अभी जाओगे जब पढ़ोगे ना तुम कंपटीशन लेवल पे, जब पढ़ते हैं तो पढ़ता है हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो कहने का मतलब है कि आने वाला टाइम जैसे पेट्रोल पे डिपेंड करता है, जिस देश के पास पेट्रोल होगा, है ना, वहाँ पे क्या होता है, उसकी करेंसी अप होगी थोड़ा, वहाँ पे क्या होंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होगी उसकी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल है। पेट्रोल से क्या होता है, पेट्रोल सेल करती है और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप करता है कंट्री। ऐसे आने वाले टाइम पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एक सोर्स रहेगा हमारे पास एनर्जी का। जो देश जितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन इकोनॉमी बोलते हैं सब। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करते हैं इसका, ये एनसीईआरटी में गिवन है। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, सपोज ये रहा कंटेनर हमारे पास एक। अब इस कंटेनर में क्या होगा, इस कंटेनर में हमने एसिड लिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिया हुआ हमने, एसिड लिया हुआ है। ये हमारा कंटेनर है, देखो एसिड है हमारे पास, हमने लिया यहाँ पर सपोज HCl लिया हमने, जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था HCl है यहाँ पर। ठीक है, ये HCl है हमारा, ये एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर। अब इस एसिड के अंदर हम यहाँ पर डालते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, ये है हमारा एसिड। ठीक है, याद रहेगा, एसिड, एसिड का एग्जाम्पल याद है ना, जो लिखवाए थे मैंने अभी। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर डालते हैं यहाँ पर मेटल, ये हमने जो है यहाँ पर मेटल की पीस डाल दी। सपोज ये मेटल जो है हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स है, क्या है यहाँ पर, ये जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब समझ गए ना, जिंक के छोटे छोटे पीस होंगे, और वे रब करे हुए हैं हमारे किस पर, सैंड पेपर पर, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे रबर क्लॉथ से कवर कर देंगे, और रबर क्लॉथ से कवर करने के बाद देखो हमने यहाँ पर रबर क्लॉथ लगाया इस तरह से, और एक पाइप लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, हमने एक पाइप लिया यहाँ पर, देखो ये पाइप है हमारा यहाँ पर, ये पाइप ले रहे हैं हम। इस पाइप को लेके जाएंगे इस तरह से एक सोप सॉल्यूशन के अंदर, ये पाइप है हमारा। इस पाइप से जितनी हाइड्रोजन गैस आएगी, वो सारी हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी, वो सारी की सारी चली जाएगी सोप सॉल्यूशन के अंदर। देखो ये है हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पे हम कंटेनर रखेंगे एक, जिस कंटेनर के अंदर सोप सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, ये कंटेनर रखा है मेरे पास यहाँ पर। अब इस कंटेनर के अंदर, पूरे के अंदर क्या फिल्डेड है, सोप सॉल्यूशन फिल्डेड है यहाँ पर। यहाँ पर जो है सोप सॉल्यूशन है, इस सोप सॉल्यूशन में क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आएगी ना, तो हाइड्रोजन गैस आने से क्या होगा, ये प्रेशर से बाहर निकलेगी। यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन गैस बननी स्टार्ट होगी, हाइड्रोजन इससे जाएगी बाहर निकल के, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई यहाँ पर। हाइड्रोजन इस पाइप के थ्रू जा रही है, यहाँ पे जाते जाते कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है, प्रेशर क्रिएट करते जा रही है। तो जितनी प्रेशर ज़्यादा होगा, पहले रुक जाएगी, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, इकट्ठा होगी, बाहर निकल जाएगी यहाँ से। तो जैसे यहाँ बाहर निकलेगी, तो यहाँ बबल्स बन जाएंगे। ठीक है ना, बबल्स बन जाएंगे, सोप के बबल्स। यहाँ बबल्स जब बनेंगे हमारे, ठीक है, जब बबल बन जाएंगे, तो इसके अंदर देखो क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन बनी हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन फिल्ड है इसके अंदर यहाँ पर। अब क्या होगा, जैसे ही तुम यहाँ पर कैंडल लेके आओगे इसके पास से बर्न करने के लिए, यहाँ पर एक कैंडल लेके आए हम, बर्निंग कैंडल लेके आ गए हम यहाँ पर। जब बर्निंग कैंडल से बर्न करोगे, तो क्या करता है ये, बर्निंग कैंडल से ये जो है पॉप साउंड क्रिएट करता है, ये फट जाएगा इस तरह से। ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बन रही है, सिंपल सी बात है। क्या है इसका मतलब, हाइड्रोजन बन रही है यहाँ पर, समझ गए ना। जो क्या करा हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर जो है यहाँ पर हमारे, यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है। एसिड जैसे कि हमारे पास HCl प्रेजेंट है, उस एसिड के अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाला है। जैसे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो रिएक्शन क्या होगी, बताओ, सोच के बताओ अपने आप, रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पर होगा Zn प्लस HCl होगा, क्या फॉर्म करेगा, ZnCl2 फॉर्म करेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन हम यहाँ पर 2 लगा करके। ठीक है, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन गैस बन रही है, यहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस हमने पास करी सोप सॉल्यूशन से। ये क्या है यहाँ पर हमारा, सोप सॉल्यूशन है यहाँ पे ये। ठीक है, सोप सॉल्यूशन से पास होने का बबल्स फॉर्म हो गए यहाँ पर, क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
बबल बन रहे हैं यहाँ पर सॉफ्ट सॉल्यूशन है। बबल, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन फिल्टेड है। क्या है इसके अंदर, यहाँ पर हाइड्रोजन फिल्टेड है। तो एक बार अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत आसान सा जो है एक एक्टिविटी सी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर ये हमें, ठीक है ना, तो कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। अब हमने सीख लिया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, किसके बेस पर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बेस पर। अब जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही बने हर बार, हमारे पास सपोज लेड नाइट्रेट हो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड बन सकती है, सारी गैसेस बन सकती है जितनी भी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके जो तुम्हें ट्राई करने हैं अपने आप। एक बार अपने आप ट्राई करना सब बच्चे एग्जाम्पल। जैसे एसिड ले रहा हूं मैं यहाँ पर, एसिड प्लस मेटल, है ना, और यहाँ पर तुम्हें क्या बनाना है, सोल्ट बनना है यहाँ पर एक तो, प्लस हाइड्रोजन गैस बननी है यहाँ पर, ठीक है। देखो एसिड है हमारे पास, जैसे सपोज करो यहाँ पर HCl लिया मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर H2SO4 लिया यहाँ पर, ठीक है, दो एसिड लिए। मेटल ले रहा हूँ सपोज करो मैं यहाँ पर, मेटल, मेटल जो है मैंने सपोज करो यहाँ पर जो लिया है वो मैंने मेटल ले लिया यहाँ पर सोडियम Na। यहाँ पर मेटल जो है हमारे पास सपोज क्या लिया मैंने यहाँ पर जो है मैग्नीशियम। अब तुम्हें इन दोनों की रिएक्शन करनी है और बताना है कि रिएक्शन होगी किस तरह से पूरी, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर, ये समझ गए होंगे सब। तो इसमें क्या करना है, आयनिक फॉर्म में तोड़ना है। देखो मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ तुम्हें कि H2SO4 को जो हम ब्रेक करते हैं आयनिक फॉर्म में वो बनता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, ठीक है। HCl तुम्हारे याद ही है सब बच्चों के, HCl क्या से बनता है, H पॉजिटिव प्लस प्लस क्या बन जाएगा Cl निगेटिव, ठीक है बच्चे। देखो टाइम ना वेस्ट करके बहुत सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस लगाने हैं हमें, और जितने कॉन्सेप्ट है सीखने हैं हमें। ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन रट लेंगे उसी के बेस पे लिख के आ जाएंगे आंसर, ऐसा पॉसिबल नहीं कि पूरे मार्क्स लेके आ जाओगे। अगर मार्क्स लाने हैं तो साइंस में तुम्हें केमिस्ट्री है जैसे, तो हर एक चीज की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास, हर एक फॉर्मूला तुम पे याद होना चाहिए किस तरह बनता है जो तुम्हारे सिलेबस में गिवन है, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूला मेकिंग कर लेना, उसके बिना ये चीजें बहुत हार्ड पड़ जाएंगी तुम्हें, ठीक है। सबसे बेस वही है यहाँ पर। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गए। देखो इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं हम, एक दो एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास बात करें यहाँ पर, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं हम, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ पे से हीट किया। अब हीट करने पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक कर जाएगा और इससे क्या बनता है यहाँ पर, इससे जो बन जाएगा एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एक निकलता है CO2। तो इस वाली रिएक्शन के अंदर हमें CO2 गैस देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, ठीक है। एक एग्जाम्पल तुम ट्राई करना, एनसीईआरटी में गिवन कर रखा है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका डिकम्पोजिशन दे रखा है हीट करने पे यहाँ पर, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। इस वाली रिएक्शन को ट्राई करना, बाकी मैं इसे पढ़ाऊंगा अभी। अभी जब हम पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वहाँ पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, वहाँ पे सब आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, इनका डिकम्पोजिशन आएगा, वहाँ पे गैसेज रिलीज होंगी, वहाँ पे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, हम जान चुके हैं कि भाई कुछ केमिकल रिएक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस से, जिसमें हमारा एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होना। इसमें क्या बनता है, इसमें NO2 बनता है, क्या बनता है, NO2 बनता है इसके अंदर। बाकी रिएक्शन बैलेंस करेंगे अभी हम, लिखेंगे बाद में जब हम इसे पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है यहाँ पर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर भी अच्छे से समझना हमें सारा का सारा। ये देखो बहुत बेसिक बेसिक सा हमारे पास है, 10th क्लास का जो साइंस है वो बेसिक किस वजह से है। देखो जो बच्चा जो है अब 11th क्लास में आके कॉमर्स लेगा, जिस बच्चे को आर्ट साइड जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है ना, और जिस बच्चे को साइंस लेनी है, सबको ये साइंस पढ़ना पड़ता है। तो कॉमन साइंस है, ये नॉलेज होनी हर किसी को जरूरी है इतनी, तो बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है ये, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को कवर करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर सब बच्चों को पता होगा टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। गर्मी तो हो ही रही है इतनी ज़्यादा, बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर तो पता ही होगा, टेम्परेचर मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, समझ गए ना। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऐसे तो बोलते हैं, टेम्परेचर जा रहा है जैसे 48 डिग्री सेल्सियस, कितनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ऐसे ऐसे गर्मी बढ़ते जा रही है, हीट बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, चेंज इन टेम्परेचर दो तरह का हो सकता है ना। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब कहने का सिंपल सी बात है,
टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे पास कैसी है, कुछ केमिकल रिएक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके बेस पर, कि वहां पर जो है क्या चेंजेस आया है टेम्परेचर में। तो सिंपल है, सम केमिकल रिएक्शन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन आर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, पता ना टेम्परेचर क्या होता है, देखो ध्यान रखना इस बात को यहाँ पर। टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। देखो नाइन्थ क्लास का टॉपिक है कुछ, नाइन्थ क्लास में तुमने पढ़ा होगा ये, नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर हम यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर निकाल लेते हैं हम किस तरह से, डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, हम केल्विन के अंदर कैलकुलेट करते हैं, केल्विन। और तो पढ़ा होगा तुमने, ये भी पढ़ा होगा, केल्विन जो है इसकी एसआई यूनिट है। ये क्या है इसकी यहाँ पर, एसआई यूनिट है। जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर कहीं भी, साइंस में अगर हम कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर कोशिश करते हैं कि केल्विन में ही लें हम वहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूले भी याद रख लेना, अगर याद होंगे तुम्हारे। केल्विन इजिकल टू कितना होता है, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। एंड इसके अलावा जो है डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी याद होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है ना। ये बात याद रखना, कभी नाइन्थ क्लास में पढ़ी होगी तो थोड़ा सा मैंने याद दिला दिया कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर हम मेजर करते हैं 3 यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट, ठीक है ना। कन्वर्जन करने के लिए आ जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखो नाइन्थ क्लास में जब पढ़ा होगा ना, तो नाइन्थ क्लास में एनसीईआरटी के अंदर ही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कन्वर्जन करने के लिए दे रखा टेम्परेचर का, ठीक है। पर हमें क्या पढ़ना है, हमें तो इफेक्ट पढ़ने हैं, हमें ये केमिकल रिएक्शन जाननी है, ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम पहले एक काम करते हैं, देखो टेम्परेचर चेंज दो तरह से होगा, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज हम दो तरह से डिवाइड कर लेंगे। कुछ रिएक्शन हो जाएंगी वे जिनसे हीट रिलीज होती है, उन्हें बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट हो रही है हीट। कुछ बोलेंगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब एंटर कर रही है हीट, हीट एब्जॉर्ब करता है वो। तो हमने देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमने क्या करा यहाँ पर, रिएक्शन को क्या करा, इसके बेस पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से। कैसे करा, देखो एक तो हमने रखी यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, और दूसरा कर दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बात ध्यान रखो, अगर टेम्परेचर चेंज, देखो डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज, डेल्टा माने चेंज, टी माने टेम्परेचर। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पर हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक, थर्मिक माने हीट, एक्सो माने एग्जिट होना, और अगर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक, क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझ गए। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, मेरे पास कोई रिएक्शन चल रही है यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ये वाले हमारे पास ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हीट रिलीज कर रहा है, इससे हीट बाहर निकल रही है, रिएक्शन होने पे हीट रिलीज करना स्टार्ट कर दिया इसने यहाँ पर, जैसे ऐसी जो ऊपर पानी को मिलाया हमने, है ना, तो क्या कर रहा है यहाँ पर ना, हीट रिलीज होनी स्टार्ट हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा, हीट एग्जिट कर रही है। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये दूसरा रिएक्टेंट प्रेजेंट है सपोज, और ये जब मिक्स हो रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ये हीट क्या कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये हमारी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी। तो बेसिक सी बात है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या करती है, हीट रिलीज करती है, हमारी बॉडी का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन में है ना एनर्जी रिलीज होती है, हमारा रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझ गए ना। तो सिंपल सी बात समझ गए आप, अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, समझेंगे इनके बारे में यहाँ पर हम। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है हमारी, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब हीट, क्या करती है ये, एब्जॉर्ब करती है हीट, समझ गए ना।
हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से क्या करती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन, वे क्या करती है, हीट रिलीज करती है टू द सराउंडिंग। ठीक है ना, देखो ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग बोलते हैं आसपास के एरिया को, ये सराउंडिंग है। ठीक है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग से क्या कर रही है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ये सराउंडिंग से हीट क्या करती है, रिलीज करती है सराउंडिंग। टेम्परेचर देखो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज विद प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, जैसे रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, जैसे रिएक्शन इंक्रीज होगी, रिएक्शन चलेगी हमारी, तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन के चलने पर जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना ये, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा यहाँ पर। देखो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हमें याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज लोअर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कहने का ये देखो हो गया, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ समझते हैं, मेरे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मेरे पास यहाँ पर, एंडोथर्मिक में क्या होगा, मेरे पास रिएक्टेंट है यहाँ पर ए, ठीक है, अब ए से बन रहा है यहाँ पर बी हमारे पास, अब ये क्या करता है, देखो ए जो है ये हीट एब्जॉर्ब करता है, मान लो ए के पास जो एनर्जी है यहाँ पर वो 20 जूल की एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल, अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर ये भी अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी, यहाँ पर ऐसे मान लो इसने 10 जूल की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करी, तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास बी, यहाँ पर उस बी के पास जो एनर्जी होगी, देखो 20 जूल तो यहाँ पे थी इसके पास, 10 जूल इसने एब्जॉर्ब कर ली यहाँ पर, ये एब्जॉर्ब कर ली यहाँ पर, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना यहाँ पर, ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट बना हमारा यहाँ पर उसके पास कितनी एनर्जी है, 30 जूल की एनर्जी है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एनर्जी जो है हमारे पास, जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हीट क्या करता है ये, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करता है, समझ गए ना पॉइंट के वाला, अच्छे से याद रखना बिल्कुल, क्या समझे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी, एंथैल्पी जो होगी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो कि कम रहेगी एज कम्पेयर टू द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पर। इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए थोड़ा सा, देखो इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, देखो इससे समझना है यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट, अगर बात करते हैं यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखो क्या होगा यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर भी ए है, मेरे पास ए से बी बन रहा है यहाँ पे, है ना, ए और बी मतलब ए माने रिएक्टेंट, बी माने यहाँ पर प्रोडक्ट रखा है यहाँ पे, है ना, ए और बी है मेरे पास, अब इसके पास जो एनर्जी है, मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 30 जूल की एनर्जी है, अब 30 जूल की एनर्जी है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या करेगी ये रिएक्शन करने के लिए हीट क्या करती है, रिलीज करती है, तो इसलिए सपोज करो 10 जूल की एनर्जी जो है सराउंडिंग में रिलीज कर दी, और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ही है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, देखो क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, इसके बाद देखो क्या, 30 जूल तो एनर्जी थी पहले, -10 जूल हो गए, तो कितना हुआ, 20 जूल की एनर्जी है, तो इस वाली कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, इस वाली कंडीशन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है हमारे, तो रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी देखने को मिली, यहाँ पे हमें 30 जूल थी, है ना, यहाँ प्रोडक्ट पर 20 जूल है, इसका मतलब रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। तो ये बात ध्यान रखना, एक केमिकल रिएक्शन है, मैंने कहा एक केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी सी बना रहे हैं, और जो हमारे पास सी की जो एनर्जी है, एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है ए और बी से, ए और बी के सम से, तो समझ जाना कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, समझ गए कौन सी होगी। मैंने कहा कि अगर सपोज मैंने कहा ये मैंने ए से बी बन रहा है हमारा, और बी की एनर्जी ज़्यादा है ए के कंपैरिजन से, बी की एनर्जी ज़्यादा है, तो एब्जॉर्ब करिए एनर्जी, एब्जॉर्ब करिए तो कौन सी होगी, बताओ कौन सी होगी, सही बात है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी फिर, ठीक है ना, बहुत बेसिक सी बात नहीं यहाँ पे, इसी वजह से क्या होगा ना, इसी वजह से देखो क्या होगा, जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है यहाँ पे, हम यहाँ लेंगे एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, कैसा लेंगे, पॉजिटिव एंडोथर्मिक के लिए, और एक्सोथर्मिक के लिए क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है ना, निगेटिव मतलब क्या करता है, एब्जॉर्ब, याद रखना ये बात। इसके बाद एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम, यहाँ पर देखो लिखा है कि जब भी तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तुम एनर्जी दोगे उसे, यहाँ पर एनर्जी हीट दोगे यहाँ पर, जबकि इस वाले में क्या होगा, इस वाले में एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है यहाँ पे, ये बात तुम क्लियर कर चुके पहले ही, तो बहुत बेसिक सी बात समझ गए हम, हमारे पास दो तरह की रिएक्शन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, समझ गए ना बात सारी जितनी भी है, पॉइंट क्लियर सारे। एंथैल्पी चेंज कैसे करता है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा दे रखी है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा दे रखी है तो आंसर कर लेंगे, ऑप्शन में आएगा एमसीक्यू में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, समझ गए ना, तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो, इससे कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं, ठीक है।
चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल करते हैं। देखो कुछ बेसिक एग्जाम्पल ऐसे पढ़ेंगे हम जो हम बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो समझते हैं यहाँ पे हम। पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तुम बता रहा बस इस तरह से सोचना कि प्रोसेस क्या होगा। सपोज हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर पहला जो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं तुम्हें पहले यहाँ पर। ये हमारा कैसा प्रोसेस होगा, ये जो होगा हमारे यहाँ पर, बताओ कैसा प्रोसेस होने वाला है ये होगा फोटोसिंथेसिस जो है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगी। ये कैसे होगी देखो समझते हैं यहाँ पर हम। सपोज हमारे पास एक प्लांट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है ये, ठीक है, ये प्लांट है हमारे पास एक यहाँ पर। अब इस प्लांट से जो है यहाँ पर क्या होगा, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना प्लांट फोटोसिंथेसिस। देखो अब यहाँ पर जो है कुछ इसकी लीव्स प्रेजेंट है, देखो ये यहाँ पर ऐसे इसमें लीव्स है, ठीक है। ये लीव्स प्रेजेंट है। अब इस लीव्स पे का हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस में ये तो होता है। अब यहाँ पे जो है हमारा एक सन होगा, तो सन क्या करता है, ये यहाँ से सनलाइट आती है, देखो ये हमारा सन है यहाँ पर, ठीक है, ये सन है यहाँ पर, सनलाइट आ रही है इस तरह से, सनलाइट आ रही है यहाँ पर। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है ना। और क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर वाटर की इनटेक करता है, यहाँ से वाटर, ठीक है, H2O जा रहा है यहाँ से क्या करता है, एटमोसफेयर से CO2 लेगा ये, O2 रिलीज करता है यहाँ पर ये। और यहाँ पर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो कैप्चर करती है सनलाइट को। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है, हीट इज एब्जॉर्ब, है ना, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, दिख रहा है साफ साफ, हीट इज एब्जॉर्ब। कैसे करता है, हीट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, सनलाइट है ना। सनलाइट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ाया था ना, एच न्यू, क्या बोलेंगे, एच न्यू, केमिकल इक्वेशन में समझाया था। तो समझ के क्या होगा, सनलाइट आ रही है, सनलाइट जब आएगी तो सनलाइट को क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या होगा हमारा, ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। ये क्या होगा, क्लोरोफिल, क्या होगा, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लाइट कैप्चर करता है, कन्वर्ट करता है हमारा CO2 को और H2O को मिला करके, क्या करता है यहाँ पे, ये फोटोलिसिस करता है, जिससे ग्लूकोज बनता है यहाँ पे। तो बता दोगे फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर, लिख भी सकते हो आंसर अगर आ जाए, वाई फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बता देंगे सिंपल सी बात, फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज, बिकॉज क्या, बिकॉज हीट इज रिलीज, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, हीट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट की फॉर्म में। यहाँ पे ये पूरे क्लियर हो गया होगा पिक्चर से, यहाँ पे ये सारी बात समझ आ गई होगी यहाँ पर। ऐसे में एक एग्जाम्पल और समझते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं इसका एक और। जैसे हम बात करते हैं इसमें, हम यहाँ पर दूसरा जो है एग्जाम्पल वो है रेस्पिरेशन, ये बायोलॉजी में पढ़ चुके हो सब बच्चे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखो क्या होगा रेस्पिरेशन के अंदर, समझते हैं। ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल है साइटोप्लाज्म यहाँ पर, और इसके अंदर प्रेजेंट है सेंटर पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेल है यहाँ पर, देखो क्या होगा यहाँ पर, सेल के पास जो हमने जो खाना खाया डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 ग्लूकोज, और जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसके थ्रू आया ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन आएगा सेल के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। देखो बायोलॉजी में पूरी डिटेल में समझाऊंगा क्या होगा यहाँ पर। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है दो पायरुवेट एसिड के अंदर, ठीक है। वो पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंट और एब्सेंट पर डिपेंड करता है, क्यों क्या बनेगा उससे, वहाँ पे क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड बनने वाला है ना, इथेनॉल बनने वाला है या CO2 बनने वाला है, वो डिपेंड करता है वहाँ पर, वहीं पर कवर करेंगे उससे। फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं कि ये हमारा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन, वो एक्सोथर्मिक क्यों कहला रहा है यहाँ पर। तो बता देंगे, देखो जैसे ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है यहाँ पर, एक तो हमारा H2O बनता है यहाँ पर, और साथ में क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है, और साथ ही में क्या करता है, इसकी बर्निंग जब होगी तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो है ना एनर्जी रिलीज करता है ये, ठीक है ना, क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है यहाँ पे ये एनर्जी बाद में जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबके याद होगा, ठीक है ना, एक टॉपिक वही ऐसा है जो हर बच्चा नाम लेते खुश हो जाता है एकदम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना,
क्योंकि हर किसी को याद है, कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, शैतान हो, क्लास अटेंड नहीं करता होगा ना, उसके भी याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इस पूरे प्रोसेस में ये देखने को मिला है यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यहाँ पर हो रही है ना रिलीज। देखो सिंपल सी बात है, रनिंग करेंगे हम, रनिंग करते हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, तो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन की वजह से हमारी बॉडी अभी जो होगी नॉर्मल, हम रेस्ट में है, जब भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है ना, कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन चलता है, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बनती है, मतलब हमारी बॉडी का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, हम अपना टेम्परेचर मेजर करेंगे आ जाएगा। एक डेड बॉडी है, कैडिवर है, कैडिवर बोलते हैं जो मतलब कि क्या होगा जिसकी डेथ हो गई है ना, एक डेड बॉडी कैडिवर है, तो कैडिवर का टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो क्या होगा टेम्परेचर, और सोई नहीं करने का रूम टेम्परेचर शो करेगा वहाँ पे।